नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि इस देश में आम आदमी के अधिकारों की कोई कीमत क्यों नहीं है? हमने आजादी तो 75 साल पहले हासिल कर ली थी। क्या सच में हम आजाद हैं? क्या वो किसान जो दिन भर अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है, क्या वो आजाद है? क्या वो मजदूर जो सड़कों और इमारतों को बनाता है, क्या वो आजाद है? क्या वो आम आदमी जिसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ते हैं, क्या वो अपने अधिकारों को हासिल कर पाता है? आजादी के वक्त हमने जिस भारत का सपना देखा था, वो एक ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाएगी, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। लेकिन अफसोस, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती। आज के वीडियो में मैं आम आदमी के उस दर्द को दिखाने वाला हूं, उस हकीकत को दिखाने वाला हूं जिससे वो पल पल में जूझता है, पल पल में मरता है, लेकिन किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया था और 2025 में आजादी को करीब 78 साल भी हो चुके हैं। और इन 78 साल बाद भी हमारे देश में आम आदमी के अधिकारों को लगातार कुचला जाता है। आम आदमी के अधिकारों को पल पल में रौंदा जाता है। आम आदमी को पल पल में मरना पड़ता है अपने अधिकारों को पाने के लिए। तो किस बात की आजादी एक आम व्यक्ति के लिए? क्या आजादी की लड़ाई में आम व्यक्ति शरीक नहीं हुआ था? मैंने आज का ये वीडियो उस आम आदमी के लिए ही बनाया है। तो दोस्तों, अगर आम आदमी का कोई काम सरकारी विभाग में अटक जाता है, फिर चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, मतलब XYZ कोई सा भी विभाग हो, अगर एक आम आदमी का किसी भी तरीके का कोई काम सरकारी विभाग में अटक जाता है, तो वो चक्कर पे चक्कर काटते काटते थक जाता है। इस बाबू से लेकर उस बाबू तक वो लगातार चक्कर काटता है और उसका काम तब तक नहीं होता है जब तक वो उनकी जेबें गर्म ना कर दें, जब तक वो उनकी जी हजूरी ना कर दें, जब तक वो किसी ऊंचे आदमी का सोर्स ना लगा दें। अगर आप सोचते हैं कि बिना सरकारी बाबुओं की जेब गरम करे या बिना किसी सोर्स के आप सरकारी विभाग में आप अपना काम करवा सकते हैं, तो ये केवल एक मिथ्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरीके से आम व्यक्ति के अधिकारों का लगातार हनन होता है और वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, वह उसकी शिकायत तक नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आप ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कराते हैं स्लीपर क्लास में, तो आपका अधिकार होता है अपनी सीट पर लेटकर या बैठकर जाने का। क्या वो दिन में अपनी सीट पर सही से बैठ पाते हैं? क्या वो लेटने की सोच भी सकते हैं? और वो जो ट्रेन की गैलरी होती है ना, उसमें इतने लोग चढ़ जाते हैं कि अगर आपको टॉयलेट आ रही है तो आप टॉयलेट तक के लिए कई बार नहीं निकल पाते हैं, यानी टॉयलेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। टीटी आते हैं उसमें बाकायदा और उनसे कुछ पैसे उगाते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इस चीज का ऑब्जेक्शन टीटी से करेंगे तो टीटी उल्टा आप ही से बदतमीजी करके चला जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं इसकी शिकायत कहां करूं, मेरे अधिकारों का इसने हनन कैसे कर लिया, क्या करूं कि मैं
अपने अधिकारों को हासिल कर सकूं। वो जो पैसेंजर होंगे जिनका रिजर्वेशन उस ट्रेन में नहीं होगा, वो जबरदस्ती आपकी सीट पर बैठेंगे, क्योंकि उस टीटी ने जिसका काम था आपको आपका अधिकार दिलाना, क्योंकि उसने उससे पैसे खा लिए हैं। अब वो व्यक्ति को पता है कि टीटी इसके समर्थन में नहीं आएगा और वो जबरदस्ती सीट पे अधिकार होने के बावजूद वो उस सीट पर बैठेगा, चाहे भले ही आपकी तबीयत खराब हो, आप अपनी सीट पर नहीं लेट के जा सकते, सफर नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके अधिकारों का हनन होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको रोड टैक्स 15 साल के लिए एक साथ भरना पड़ता है एडवांस में। उसके अलावा कई और टैक्स, टोल टैक्स वगैरह भी आपको पल पल में देना पड़ते हैं। इस रोड टैक्स और टोल टैक्स देने के बावजूद अगर रोडों पर गड्ढे आपको मिलते हैं तो आप किससे शिकायत करें? आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रोड टैक्स दिया है, यहां पर रोडों पे ये गड्ढे कैसे हैं, मेरे पैसे आप वापस करिए, क्योंकि आपने रोड के नाम पर टैक्स लिया हुआ है। तो ये सरकार का कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है, हमें अच्छी रोडें देना। लेकिन आप शिकायत करें तो किससे करें? कौन आपकी सुनेगा? उन गड्ढों में गिर के कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मरते हैं। बारिश के मौसम में उन रोडों पर किस तरीके से पानी भर जाता है, किससे शिकायत करेंगे? ये आपके अधिकारों का पल पल में हनन होता है, पल पल में आपके अधिकार रौंदे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक मजदूर हो, चाहे वो सड़क बनाने वाला मजदूर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाला मजदूर हो, सरकार की तरफ से एक न्यूनतम वेतन तय किया गया है। क्या उसे वास्तव में न्यूनतम वेतन मिलता है? हाँ, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं उन्हें तो पैसा जरूर मिलता है, उन्हें कमीशन भी मिलता है, उन्हें कमीशन देना भी होता है और कमीशन लेना भी होता है। लेकिन क्या उस छोटे से मजदूर को सही वेतन मिल पाता है? अगर उसे सही वेतन नहीं मिलता है तो वो मजदूर कहां शिकायत करे, किससे शिकायत करे? और इस बात की क्या गारंटी है कि शिकायत करने के बाद उसे वो मजदूरी यानी उसे वो काम लगातार मिलता रहेगा जिसका वो हकदार है? प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बिना बताए अपने एम्प्लॉय को निकाल देती हैं, बिना किसी नोटिस के। क्या गवर्नमेंट ने इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रखा है? क्या ये जनता के अधिकारों का हनन नहीं है? जब आप किसी एम्प्लॉय को बिना बताए एक साथ निकाल देते हैं तो उससे केवल वो एम्प्लॉय ही प्रभावित नहीं होता, उससे उसका पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, जिसकी सैलरी से उसके घर की रोजी रोटी और चूल्हा जलता है, वो चूल्हा तक जलना बंद हो जाता है। क्या सरकार केवल वोट लेने के लिए बनी है? क्या सरकार केवल राज करने के लिए बनी है? किस बात का लोकतंत्र? इससे बढ़िया तो राजतंत्र ज्यादा अच्छा था कि आप कम से कम राजा से शिकायत तो कर सकते थे, एक उम्मीद तो कर सकते थे कि अगर ये राजा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हो सकता है इसका जो पुत्र है वो अच्छा हो। लेकिन लोकतंत्र में तो आपका अधिकारों का हनन होता है और आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। अगर आप जिससे शिकायत करने जाएंगे वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो कैसे आपकी शिकायत सुनेगा? उस सरकार के कानों में रुई ठुसी हुई है, उसे केवल अपना चुनाव ही दिखता रहता है, उसे अपनी कुर्सी ही दिखती है, उसे आम जनता नहीं दिखती है। केवल चुनावों के समय में नेता लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं, जनता को बड़ी बड़ी आशाएं दिखाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उस आम व्यक्ति का,
उस आम नागरिक का कोई अधिकार नहीं रह जाता। वो किसी से अपनी बात तक नहीं कह सकता। वही नेताजी जो आपके घर घर हाथ जोड़ने वोट मांगने आते हैं, चुनाव के बाद जब वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं, तो सड़क पर चलने का पहला अधिकार उनका हो जाता है। उनकी गाड़ी ट्यू ट्यू करती हुई, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे वो कैसी भी लाइट हो, निकलती चली जाती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। तो लोकतंत्र के नाम पर इस देश में केवल दिखावा है। हमारे देश में 1947 में आम व्यक्ति आजाद नहीं हुआ। केवल और केवल ये जो बड़े बड़े नेतागण लोग हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, केवल यही आजाद हुए। आम व्यक्ति आज भी गुलामी जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, हमारे देश में बाल मजदूरी एक अपराध है, लेकिन आप मार्केट में जाइए, आपको कितने सारे बच्चे मजदूरी करते हुए दिख जाएंगे। क्या प्रशासन को ये नहीं दिखता है जो हमें दिख जाता है? वो कौन सा चश्मा लगाता है प्रशासन या सरकार, कौन सा चश्मा पहनती है? जो चीज हम लोगों को दिख जाती है वो उस प्रशासन को नहीं दिखती है। बाजार में सैकड़ों दुकानों पर, सैकड़ों कंपनियों में, सैकड़ों एजेंसियों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे, जिन्हें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाल मजदूरी अपराध आपने घोषित कर रखा है। क्यों नहीं प्रशासन को वो दिख पाता है? क्यों नेताजी अपने घर में आलीशान इमारतों से नहीं निकल पाते हैं ये सब देखने के लिए? उसके अलावा जो सरकारी स्कूल होते हैं, क्या वास्तव में उस क्वालिटी के टीचर होते हैं जो उन्हें सही शिक्षा दे सके? क्या उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आईएएस, पीसीएस में जा सकते हैं? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं? क्या उन्हें उस स्तर की शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों, मैं जो कह रहा था कि आम व्यक्ति के अधिकारों को पल पल में रौंदा जाता है, पल पल में उसके अधिकारों को कुचला जाता है और वह किसी से अपने दर्द को कह भी नहीं पाता। वह पल पल मरता है। किससे कहें, किससे शिकायत करें? दोस्तों, क्या कभी आप किसी पुलिस थाने में गए हैं कोई एफआईआर दर्ज कराने? भगवान ना करे कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में जाना पड़े। अगर आप बिना किसी सोर्स के एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये सुनिश्चित है कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुलिस के लोग हैं, वो आपकी एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। आप उनसे कितना भी अपने ऊपर हुए अत्याचार को बताते रहिए, आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहिए, आप उनके सामने एप्लीकेशनें लहराते रहिए, लेकिन पुलिस थाने में अगर आपका कोई सोर्स नहीं है तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण हूं। एक बार की बात है कि मेरा पर्स कहीं पर निकल गया या किसी ने निकाल लिया, जिसमें मेरा आधार कार्ड भी था, जिसमें मेरा पैन कार्ड भी था, जिसमें मेरी वोटर आईडी भी थे, जिसमें मेरे एटीएम कार्ड भी थे। तो मुझे उसकी एफआईआर तो दर्ज कराना ही थी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे फिर से हासिल करना थे। तो जब मैं थाने में गया, मैंने वो एप्लीकेशन दी कि मेरा ऐसे ऐसे यहाँ पर गया हुआ था और यहाँ जब मैं घर लौट के आया तो मेरे पास वो पर्स नहीं था। मुझे नहीं पता वो पर्स कहीं गिर गया या किसी ने निकाल लिया, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। तो वहाँ पर जो एक मैडम बैठी हुई थी, उनका ये कहना था कि हम आपकी ऐसे एप्लीकेशन पे स्टैंप नहीं लगा सकते जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट पर्स कहाँ गिरा या कहां पर निकाला।
तो मैंने मैडम से कहा, मैडम अगर मेरा पर्स मुझे एग्जैक्ट पता होता कि यहां पर गिरा तो मैं उसे उठा नहीं लेता, या कोई अगर मेरा पर्स निकाल रहा है जेब से और मुझे पता है कि ये निकाल रहा है तो मैं उसे पकड़ नहीं लेता। आप किस तरीके की बातें कर रही हो? वो इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कुछ पैसे चाह रही थी, जबकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। मेरे उसमें पैसे जा चुके थे, मेरे वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें जा चुके थे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जा चुका था। बहुत ज्यादा कहने पर एक व्यक्ति के सपोर्ट से वो मुझे एक एप्लीकेशन पे स्टैंप लगा के बड़ी मुश्किल से मैंने वो हासिल करी, जिसके आधार पर मैंने वो दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए। उसके अलावा मेरी जो बाइक है, मेरे घर के ही आगे से एक बार चोरी हो गई। जब मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने में गया तो वहां पर सीधे सीधे पुलिस का कहना था कि देखिए भाई साहब, रिपोर्ट लिखाने से तो कोई फायदा नहीं है, अब ये बाइक तो चोरी हुई बाइक तो कभी आज तक मिलती ही नहीं है, क्या करोगे आप रिपोर्ट लिखाकर। उस पर मैंने ये सीधे तर्क दिया कि अगर मान लीजिए मैं इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाता हूं और ये मेरी बाइक किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाती है और वह उस बाइक से कोई अपराध कर देता है किसी भी तरीके का, तो क्या आप ये मानने को राजी होंगे कि मेरी ये बाइक चोरी हो चुकी थी? आप उस समय मेरी एक भी बात सुनेंगे क्या? मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप यही शायद बात कहेंगे कि आपकी बाइक नहीं मिलेगी। मुझे पुलिस से वैसे ही उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्योंकि उससे कोई अपराध ना हो जाए, किसी अपराधी के हाथ में ना पड़ गई हो, इस वजह से अपनी सेफ्टी के पर्पज से केवल मैं आपके पास आया हूं। जबकि मुझे अपनी बाइक से बहुत प्यार था, मैं चाहता था कि पुलिस सहयोग करे, लेकिन पुलिस को एक एप्लीकेशन पे स्टैंप लगाने में दिक्कत हो रही थी। तो आप सोचें, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए जिसमें उसका कोई उसे दिक्कत भी नहीं होना चाहिए थी, अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो और बहुत आम व्यक्ति हो तो वो एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाता है। सरकारी आंकड़ों में जितने अपराध दिखाए जाते हैं उससे 10 गुना अपराध तो दर्ज ही नहीं होते हैं। फिर यही आंकड़े दिखाकर यह करा जाता है कि हमने क्राइम पर कंट्रोल कर लिया। जब आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करेंगे तो उसके आंकड़े तो उसी तरीके के दिखाई पड़ेंगे। एक आम व्यक्ति के संग में कुछ हो जाता है तो वो अगर पुलिस थाने नहीं जाए, प्रशासन के पास नहीं जाए, तो वो किसके पास जाए? तो यहां पर उसके अधिकारों को रौंदा जाता है, उसके अधिकारों को कुचला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश का वो किसान जो खेतों में अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है, क्या उसे पल पल में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है? चाहे वो यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगना हो, चाहे वो खाद के लिए लाइनों में लगना हो, या फिर अपने अनाज की बिक्री करना हो, पल पल में उसके अधिकारों का हनन किया जाता है। वो अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, उस तक को लाइनों में लगाया जाता है, उस तक को सही से कीमतें लेने में दिक्कत होती है, उसे अपने अनाज की कीमतें तक सही से नहीं मिल पाती हैं। तो आम व्यक्ति के अधिकारों का हनन इस देश में लगातार होता है, उसके अधिकारों को रौंदा जाता है, उसके अधिकारों को चुनौती दी जाती है। तो किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आजादी कि हम आजादी के 78 साल बाद भी अपने अधिकारों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? हमने क्यों आजादी की लड़ाई में संघर्ष करा? बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन पर अगर मैं वीडियो बनाऊं डिटेल से तो शायद कई दिन लग जाए बताते बताते इन भ्रष्टाचार के बारे में। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं विषय में? आप अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। क्योंकि इस लड़ाई का बीड़ा हम और आप मिलकर उठाएंगे। जब किसी देश की सरकारें अंधी और बैरी हो जाती है तो उस देश के एक आम व्यक्ति को उठना पड़ता है उनकी आंखें खोलने के लिए, उनके कान खोलने के लिए।
कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। आप मेरी वीडियो को लाइक करो या ना करो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों की आंखें खुल सके, उन लोगों के कान खुल सके जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जो सत्ता की कुर्सी के नशे में डूबे हुए हैं। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं, आपके अधिकारों के लिए लड़ता हूं। बाकी फिर मिलता हूं अगले शनिवार को इसी दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।